मैं अपने माँ बाप से बहुत नाराज़ था क्योंकि मेरे भाई के साथ मेरी भी शादी की जा रही थी। एक ही परिवार में वे दोनों बहनें थीं और हम दो भाई थे, लेकिन मेरी किस्मत में तो कुछ और लिखा था। शादी तो मेरे मर्जी के खिलाफ जाकर हो गई थी। मेरे लाख मना करने के बाद भी मेरी ये शादी हो गई थी और मेरी पत्नी बहुत ही नादान थी। मेरी भाभी की उम्र तो ठीक ठाक थी, लेकिन मेरी पत्नी की उम्र बहुत कम थी और मुझे उसकी नादानी के बारे में नहीं पता था। आज मेरी सुहाग रात थी और मैं अपनी पत्नी को डराना चाहता था ताकि वो ये घर छोड़कर चली जाए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी पत्नी को डराना मुझे बहुत भारी पड़ सकता है। मेरी छोटी सी गलती मेरी पूरी दुनिया बदल कर रख सकती है। सुहाग रात के दिन पत्नी को डराने चला था, लेकिन मैं खुद उलझ कर रह गया था। मेरी कम उम्र दुल्हन मेरे बेड पर बैठी हुई थी। अभी उसके पीरियड्स होते 1 महीना हुआ था और उस लड़की की शादी मुझसे करा दी गई थी। वे बहुत छोटी और मासूम थी, तो मैं करीब जाकर बेड पर बैठा, उसके होंठों पर हाथ रखा तो वह उछलकर एकदम बेड के दूसरी साइड में चली गई और मुझसे कहने लगी, ये क्या बदतमीज़ी है। मैंने तो सुना था कि पति शादी के रात दुल्हन को गिफ्ट देता है और लाइट बंद हो जाती है, फिर सुबह हो जाती है, लेकिन तुम ये सब मेरे साथ क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा, असल खेल तो शादी के रात लाइट बंद होने के बाद होती है। मेरी ये बात सुनकर वह थोड़ा डर भी गई थी। अब मुझे भी अपने जज्बात पर काबू रख पाना बहुत मुश्किल लग रहा था, इसलिए जल्दी लाइट बंद कर दी और उसको बालों से खींचकर उसे अपने पास किया, फिर उस पर अपना। मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे घर वालों ने मिलकर मेरी ये शादी करवा दी थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं किसी और को पसंद करता था। मैं अभी इसलिए शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि पूनम की उम्र अभी बहुत कम थी। मेरे घर वालों ने उस लड़की की उम्र तक नहीं देखी थी। इतनी कम उम्र की लड़की से मेरी शादी करवाना चाहते थे। मैं इतनी कम उम्र की लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन घर वालों ने मेरी एक नहीं सुनी क्योंकि हम अपने माँ बाप के 2 ही बेटे थे और हम दोनों भाई की बचपन में ही शादी तय हो गई थी। हम राजस्थान से संबंध रखते थे। वहाँ पर ये आम बात थी कि बड़े बूढ़े बचपन में ही शादी तय कर दिया करते थे और पूनम तो मेरी भाभी की बहन थी। मेरी पुष्पा भाभी की बहन पूनम से मेरी शादी हो गई थी। अब इस वक्त मेरे कमरे में पूनम दुल्हन बनी बेड पर बैठी थी। मैंने उसे जय श्री कृष्णा कहा और बेड पर जाकर बैठ गया। मैं पहले शादी तो नहीं करना चाहता था, लेकिन शादी के बाद मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। मेरे जज्बात पर काबू रख पाना अब मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा था। मैंने जैसे ही करीब जाकर उसके नरम मुलायम गुलाबी होठों पर अपनी उंगली फेरनी शुरू की तो मेरी उंगलियां उसके होठों पर लगते ही उसके होंठ कांपने लगे थे। तो उसने झटके से मेरा हाथ पीछे किया और मुझसे कहने लगी, ये क्या बेशर्मी है, तुम अपना हाथ पीछे करो। मैंने भी सख्ती से बोल दिया, मैं क्यों करूं अपना हाथ पीछे, अब पत्नी बन चुकी हो मेरी। वैसे भी बहुत शौक था ना तुम्हें मुझसे शादी करने का, और स्टेज पर तो बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर बैठी हुई थी। अब तुम्हें भी तो पता चले कि शादी के रात पति अपनी पत्नी के साथ और क्या क्या करता है। आज तो मैं तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगा, होश तो तुम्हारे जब उड़ेंगे। जब मैं तुम्हारे बेहद करीब आकर ये सब कुछ मैं उससे कह रहा था कि मेरी बातें सुनकर वे बहुत घबरा गई और कहने लगी, देखो मैं ऐसी बेहुदा बातें सुनना पसंद नहीं करती, मुझे ऐसी बेशर्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए तुम मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। ये कहकर वो बेड से खड़ी हो गई और वो बहुत घबरा रही थी। मैं भी उसको जोर से पकड़कर खड़ा हो गया। मैंने भी कह दिया कि बेशर्मी तो अब शुरू होगी। मिस पूनम, इस बेशर्मी के लिए तुम अच्छे से तैयार रहना, तुम्हें तो पता होगा ना कि शादी के रात और क्या क्या होता है। तो पूनम कहने लगी, मुझे भी तुम दूध पीती बच्ची ना समझना, मुझे भी पता है कि शादी के रात पति क्या करता है। ये सुनकर मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई। मैंने उससे पूछा कि ऐसा भी पति क्या क्या करता है दुल्हन के साथ, जरा मुझे भी तो बताओ। जिस तरह वो बोल रही थी मुझे नहीं लगता था कि उसे शादी की रात के बारे में कुछ भी पता होगा। कहने लगी, शादी के रात तो पति अपनी पत्नी को मुंह दिखाई का तोहफा भी देते हैं। मैंने कहा, उसके बाद क्या होता है। तो कहने लगी कि फिर पति एक लंबा लेक्चर भी सुनाता है कि मेरे मम्मी पापा का बहुत ख्याल रखना है, उनकी बहुत सेवा करनी है और उनका हर हुक्म मानना है वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा, अरे वाह, तुम्हें तो इतना बड़ा लेक्चर भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, तुम्हें तो सब पता है, कम उम्र में ही बहुत समझदार हो तुम। हाँ, समझदार तो मैं हूँ, मुझे ये भी पता है कि अपने सास ससुर को अपने काबू में कैसे करना है। ये सुनकर तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई और हैरान भरी नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा। फिर उसके इस बात पर मैंने अपना सर हिलाया और उससे कहने लगा, अच्छा चलो, तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है। तो वह कहने लगी, लाइट बंद हो जाती है और सुबह हो जाती है, बस इतना ही मैंने सीरियल में देखा है।
उसकी बात सुनकर मैं बहुत मन ही मन मुस्कुराया था। फिर मैं उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया और उससे कहने लगा, असल खेल तो शादी के रात लाइट बंद होने के बाद शुरू होती है। और मैं उसे और ज़्यादा डराना चाहता था। अपने सख्त हाथों से उसके पूरे जिस्म पर अपना हाथ घुमाने लगा। अपने जिस्म पर मेरा हाथ महसूस करके कुछ घबरा रही थी। वो मेरी बातें सुनकर हिचकिचाने लगी थी। फिर मैंने उसे कहा कि तुम अपना कपड़ा चेंज तो करो मेरी छोटी सी जान, फिर तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैंने उसके गाल पर धीरे से चुटकी काटी और कहा, तो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। फिर मैंने उसे अलमारी में से एक नाइट सूट निकाल कर दी और कहा, ये पहन लो। और वह नाइटी लेकर वॉशरूम में चली गई। चेंज करके आई तो मेकअप धुल चुका था और वह उस बारीक जालीदार नाइटी में और ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसका पूरा बदन उस नाइटी में से झलक रहा था। फिर वह अपने खुले बालों की चोटियां बनाने लगी थी तो मैंने उसे कहा कि तुम खुले बालों में ही बहुत खूबसूरत लग रही हो, बालों को खुला ही रहने दो, तुम्हारे खुले बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिर उसको बाजू से कसकर पकड़ लिया था और उसे बेड पर ले आया। उस वक्त कमरे में घुप अंधेरा था। मैंने कहा, मिस पूनम अब तुम तैयार होना, क्योंकि असल खेल तो अब शुरू होने वाला है। वह तो मेरी बात सुनकर बहुत घबरा रही थी और कहने लगी, नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है। और तुम अभी से ही क्यों इतना डर रही हो? मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया है और तुम अभी से इतना डर रही हो। जब तुम्हारे साथ वह सब कुछ करूँगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? तब तो तुम्हारी पूरी दुनिया घूमती हुई नजर आएगी। शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल थोड़ी है, बहुत कुछ सहना पड़ता है एक लड़की को। मैं उसे डराना चाहता था बजाय उसे भरोसा देता। मैं उसे शादी के रिश्ते से बहुत ज़्यादा डरा देना चाहता था ताकि पूनम नाम की लड़की अपनी शादीशुदा जिंदगी से इतना डर जाए कि घर ही न बसा सके और मैं अपने घर वालों पर यह साबित कर सकूं एक ही घर से दो बहनों को लाना उनका गलत फैसला था। वो बेहद नर्वस थी, चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। वह कहने लगी, नहीं भाई, मुझे लाइट बंद नहीं करनी, मैं लाइट जलाकर ही सोऊंगी। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। मैंने कहा, ऐसे कैसे पूनम, यूँ तो नहीं होगा ना? जाने मन लाइट तो बंद करनी पड़ेगी ना। आखिर तुम्हें लाइट बंद करने के पीछे की कहानी भी तो पता चलनी चाहिए कि क्या होती है शादी के रात लाइट बंद करके। बहुत शौक था ना तुम्हें अच्छे कपड़े, जेवर, मुँह दिखाई, महंगे तोहफे, फिर ये सब देखने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन असल हकीकत कुछ और होती है और वह मैं तुम्हें आज बताऊंगा। मैंने बल्ब बंद किया और बड़ी जोर से उसकी कलाई पकड़ी, उसे अपने करीब किया। जैसे ही उसे अपने सीने से लगाया और उसको जोर से भींचा, वह चिल्ला उठी। जल्दी से वो मुझसे पीछे हट गई और बल्ब भी ऑन कर दिया। कहने लगी, मुझे अपनी दीदी के पास जाना है। वो बेहद घबरा चुकी थी, अब तो आंसू भी बहाने लगी थी। मेरा मकसद भी पूरा हो गया था, मैं उसे डराना ही चाहता था। मैंने कहा, चलो चलो, नखरे मत दिखाओ, लेटो यहाँ, वरना तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती भी करूँगा। अभी मैं प्यार से तुमसे बात कर रहा हूँ, जबकि मैंने उसे बड़ी जोर से अपने सीने से जकड़ लिया था। वह जल्दी से उठ खड़ी हुई और कमरे से बाहर चली गई। उसने मेरे बड़े भाई का दरवाज़ा बुरी तरह से खटखटाया। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। बहुत शौक था ना मेरे भाई को शादी का और उनकी खुदगर्जी का उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। रमेश भाई के साथ साथ मेरे माँ बाप के कमरे का भी दरवाज़ा खुला। वह भी कमरे के दरवाजे पर खड़े हो गए। वो बहुत जोर जोर से रोए जा रही थी। कहने लगी, दीदी मुझे आपके साथ ही सोना है। और भाभी के सीने से लगकर बहुत जोर से रोए जा रही थी। कहने लगी, दीदी मुझे आपके साथ ही सोना है। रमेश भाई का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। मेरी भाभी पूनम के रोने से परेशान थी। कहने लगी, क्या हुआ तुम्हें? पूनम कहने लगी, मैं आकाश के कमरे में नहीं सोऊंगी, मुझे आपके साथ ही सोना है। रमेश भाई बेहद परेशान नजर आ रहे थे। भाभी उससे वजह पूछने लगी, लेकिन वह क्या वजह बताती। उसने कुछ नहीं बताया। पूनम तो भाभी के कमरे में चली गई और बेड पर जाकर बैठ गई। मेरी माँ कहने लगी, आकाश उसे क्या हुआ है? शादी के रस्मों पर तो वो बहुत खुश लग रही थी। मैंने कहा, बहुत शौक था ना आप लोगों को छोटी उम्र की लड़की से शादी करने का। अब देख लीजिए उसका बचपना। हाथ पकड़ा नहीं कि शोर मचाना शुरू कर दिया। संभालिए अब खुद उसे। ये कहकर मैं अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गया और सुकून की गहरी सांस ली। उससे पहले कि मैं सोता, मेरे भाई रमेश बड़े गुस्से से तकिया पकड़े मेरे कमरे में जोर से तकिया बेड पर फेंका और बैठ गया। जब मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा, कहने लगा, हाथ हल्का नहीं रख सकते थे अपनी पत्नी पर? मैंने कहा कि मैंने बस हाथ पकड़ा था भाई। अब क्या हाथ भी ना पकड़ता? मुझे क्या पता था वह इतना तमाशा खड़ा कर देगी। वह कहने लगे, मेरी रात काली हो गई तुम्हारी वजह से। मैंने कहा, मैंने क्या किया है? मेरी क्या गलती है? अरे जब 14 साल की लड़की को दुल्हन बनाकर कमरे में भेजोगे तो ये सब कुछ तो होगा ही ना। एक पैसे की अकल नहीं उस लड़की के अंदर। वह तो शादी बस इसलिए कर रही थी कि मुंह दिखाई में महंगे महंगे तोहफे मिलेंगे।
नए नए कपड़े पहनूंगी। उसे थोड़ा बहुत भी नहीं मालूम था कि शादी क्या होती है। रात आपकी नहीं मेरी भी तो काली हो गई है, इसलिए आप चुपचाप सो जाइए, ये कहकर मैंने बल्ब ऑफ किया और सो गया। लेकिन भाई को तो शायद नींद नहीं आ रही थी। मेरा भाई करवटों पर करवट बदले जा रहा था। मैंने कहा, भाई सुकून से सो जाओ और मुझे भी सोने दो। कहने लगा, मुझे नींद नहीं आ रही, बदतमीज कहीं का। पत्नी को कुछ वक्त नहीं दे सकता था? मेरी रात तो काली ना होती। मैंने दिल में कहा, आपके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। खुद तो शादी किए मेरी भी करवा दी। मैं रोता रहा, कहता रहा, भाई मेरे लिए माँ से बात करो, मुझे अभी शादी नहीं करनी। लेकिन नहीं, अब मज़ा आ रहा है ना, जब पत्नी के बगैर शादी की रात गुजारनी पड़ेगी। बहुत अच्छा हुआ, ये शुरुआत है, देखिए तो सही उस नादान लड़की को मैं कितना डराता हूँ। रोज़ आकर आपके कमरे में ही सोएगी और आप यहाँ मेरे कमरे में। मैंने दिल में इरादा कर लिया ताकि अपने माँ बाप की उस बात को झुटलाकर रख दूंगा कि एक घर से दो बहनें नहीं लानी चाहिए, और मेरे इस व्यवहार से अगली 7 पुश्तों तक कोई भी ये गलती नहीं करेगा। फिलहाल अगली सुबह पुष्पा भाभी और पूनम दोनों ही कमरे से एक साथ बाहर आई थी। मम्मी नाश्ता बनाकर रख चुकी थी। मेरे भाई का मूड बड़ा खराब था। बार बार पुष्पा भाभी को देख रहे थे। वह बेचारी नजरें चुरा रही थी, जैसे वह कह रही हो मेरी क्या गलती है। पूनम जब भी मुझे देखती तो मैं उसे घूरने लगता। वह जल्दी से मुझसे घबराकर नजरें नीचे कर लेती। मैं चाहता था कि उसके दिल में अपना डर बैठा दूं कि वो मेरे करीब ही ना आए और मेरे कमरे में आने की कोशिश ही ना करे। मैं तो अपने दिल में बहुत खुश हो रहा था और मुझे तसल्ली भी थी, अब ये लड़की मेरे कमरे में नहीं आने वाली। पूरा दिन वह भाभी के कमरे में रही और मेरा भाई पूरा दिन आंगन में जले पैर की बिल्ली की तरह चक्कर पे चक्कर काट रहा था। 2 घड़ी उनको भी अपनी पत्नी के साथ नसीब नहीं हुआ, लेकिन मैं बड़ा खुश था और बड़े मज़े से अपने कमरे में फिर रहा था। दिल किया तो दोस्तों में चला गया। 4 दिन के बाद इन दोनों बहनों का पगफेरा भी था। आज हम दोनों भाइयों की शादी का 6ठा दिन था। हमारे घर पर मेरे ससुराल वाले आए थे। आज रमेश भाई बड़े तैयार होकर बैठे थे। उन्हें देखकर मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। पूनम मेरे पास बैठी थी। मैंने उसका बाजू पकड़ा और जोर से दबा दिया और उसके कान के करीब जाकर कहा, अब तो तुम अपने मायके जा रही हो, लेकिन आओगी तो जाओगी कहाँ। इसी तरह कई दिन बीत गए। आज हम दोनों भाई अपने ससुराल अपनी अपनी पत्नियों को लेने गए थे। वापस आने पर फिर से मैंने पूनम को डराया, आज क्या करोगी, कब तक बचोगी मुझसे? आना तो तुमको मेरे कमरे में ही है ना, और आज तो तुम वैसे भी बड़ी प्यारी लग रही हो। आज तो मैं सही में तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। लेकिन वह आज बिल्कुल चुपचाप गुमसुम सी बैठी थी। अब उसकी चंचलाहट उस एक रात में ख़त्म हो चुकी थी। वह बार बार मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर के बाद मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। अब हम घर पहुंच चुके थे और भाई ने भाभी को साफ साफ कह दिया था कि आज चाहे तुम्हारे कमरे का दरवाज़ा कोई भी पीटे या तोड़ दे, तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगी। इसलिए वह पूनम को समझा रही थी कि देखो, इस तरह से नहीं करते। लेकिन वह अपनी दीदी के दोनों हाथ पकड़कर आंगन में बैठी हुई थी। वह कहने लगी, मुझे नहीं जाना उसके कमरे में, मुझे उससे बहुत डर लगता है। भाभी उसे समझाने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, वह तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। वह कहने लगी, आपको नहीं पता उन्होंने मेरे साथ क्या कुछ किया है। भाभी उसे पर्दे पर्दे में सब कुछ समझा रही थी। अगर शादी के बंधन में पति पत्नी एक साथ होते हैं तो एक जिस्म और एक जान होते हैं। इसमें डरने की और कमरे से भागने की कोई बात नहीं होती। फिर भी पूनम अपने जिद पर अड़ी रही। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, मुझे पापा के घर भिजवा दीजिए, मैं वहाँ रह लूँगी। देखो ये सब अब तो नहीं हो सकता ना। देखो उस वक्त तो तुम्हें कोई ऐतराज़ नहीं था, तुमने कहा था ठीक है, तुम्हें शादी करने से कोई ऐतराज़ नहीं था। वह कहने लगी, मुझे क्या पता था ये होता है शादी में, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जाऊंगी आकाश के कमरे में। रमेश भाई अपने कमरे के दरवाजे के पास हाथ बांधे खड़े भाभी को घूरे जा रहे थे और वे बार बार नजरें चुराकर पूनम से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। उसे समझा रही थी, आकाश तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, कुछ तो अक्लमंदी दिखाओ, क्या बचपना है। पूनम देखो इस तरह नहीं होता। लेकिन वह रोने लगी, कहने लगी, नहीं दीदी प्लीज़ मुझे घर भिजवा दीजिए। उस वक्त मैं अपने कमरे में नहीं था, दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन अंदर से ही सारा नज़ारा दिखाई दे रहा था। बड़ी मुश्किल से भाभी ने उसे समझा बुझाकर मेरे कमरे तक ले आई, लेकिन वह कमरे में नहीं आ रही थी। बाहर सोफे पर बैठी अपनी उंगलियां मोड़े जा रही थी। वह बहुत घबरा रही थी, जैसे कमरे में आएगी तो उसकी जान निकल जाएगी। ये देखकर मैं बड़ा खुश हो रहा था और मुस्कुरा भी रहा था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वह इस तरह डर जाएगी। वह चुपचाप कमरे में आई, मुझसे बात किए बगैर उसने अलमारी खोली
उसने कमरे का दरवाज़ा तक बंद नहीं किया। अलमारी में से उसने अपना एक कपड़ा निकाला और वॉशरूम में चली गई। मैं उसकी एक एक हरकत को नोट कर रहा था। वह बाहर आई तो बिल्कुल सादगी में थी। फिर धीरे से अपना तकिया उठाया और चादर उठाकर बाहर जाने लगी। मैंने कहा, तुम कहाँ जा रही हो? कहने लगी, मैं बाहर आंगन में सोऊंगी, मुझे आपके साथ नहीं सोना। मैंने कहा, मर्जी है तुम्हारी। अच्छा, ये लाइट बंद कर दो और दरवाज़ा बंद करके जाना, ठीक है? वह जल्दी से मान गई। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। वह मुझसे कुछ भी नहीं कहती। ज़्यादातर वक्त उसका भाभी के साथ ही बीतता था या फिर मेरी मम्मी के साथ। वह उनके साथ बैठी रहती, गप्पे शप्पे मारती रहती, हंसती रहती। लेकिन जैसे ही मैं ऑफिस से आता, मुझे देखकर उसे जैसे सांप सूंघ जाता। शायद भाभी ने तो किचन संभाल लिया था, लेकिन वह महारानी किचन का कोई काम नहीं करती थी। बस उसका एक ही काम था, मेरी माँ के साथ बैठकर बातें करना, हंसना और जोक सुनाना। पापा भी उसकी कंपनी में बड़े खुश होते थे। जब सब सो जाते तो वह आंगन के सोफे पर आराम से जाकर सो जाती और फिर सुबह सबके उठने से पहले मेरे कमरे में आकर तकिया फेंक देती, लेकिन कमरे के अंदर नहीं आती थी। इसी तरह महीना भर बीत गया। पापा ने कहा, सबसे पहले हनीमून पर रमेश और पुष्पा जाएंगे। जब वो वापस आएंगे फिर आकाश और पूनम को भेज देंगे। भाई और भाभी तो बहुत खुश थे, लेकिन पूनम बड़ी उदास थी। वो कहने लगी, दीदी आप अभी क्यों जा रही हैं? मुझे भी अपने साथ ले जाइए, मैं भी आप लोगों के साथ ही घूम कर आऊँगी। मुझे आकाश के साथ नहीं जाना। पूनम भाभी उसे समझाते हुए जा चुकी थी। अब ये हुआ था कि वह रमेश भाई के कमरे में जाकर सो जाती थी, लेकिन मुझे कुछ होने लगा था। फिलहाल मेरी पत्नी थी। शुरू शुरू में मैंने पापा और भाई की ज़बरदस्ती शादी की वजह से मैंने ये सब कुछ कर दिया था, लेकिन अब दिल चाहता था वह मेरे कमरे में आए, मुझसे बातें करे। अब मेरे भी जज्बात उभर रहे थे जो अब तंग करने लगे थे, लेकिन जिस तरह मैंने उसे डरा चुका था वह मुझे देखते ही डर जाया करती थी। एक बार मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा पूनम से मुझे अपने किए गए व्यवहार की माफ़ी मांग लेनी चाहिए और उसे अपने कमरे में लाना चाहिए। उसे प्यार व सब कुछ देना चाहिए जिसकी वह हकदार थी। मैं भी कब तक उससे यूं दूर रह सकता था? आखिर जो होना था वह तो हो चुका था। फिर मैं अपने कमरे से बाहर आया। मैंने रमेश भाई के कमरे का लॉक घुमाया तो दरवाज़ा खुल चुका था। मैंने हल्का सा दरवाजे को नॉक किया, लेकिन अंदर बिल्कुल खामोशी थी। मैंने फिर हल्का सा दरवाजे को बजाया, लेकिन पूनम ने अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो मैंने उस खिड़की को थोड़ा सा खोल दिया। वह बेखबर होकर बेड पर सो रही थी। उसके बालों की लट हवा में उड़कर उसके चेहरे पर बिखरी हुई थी। उसके हुस्न को और भी ज़्यादा चार चांद लगा रही थी। शायद मेरी ही नज़र बदलने लगी थी। बस मैंने सोचा, बहुत हो चुका मेरा गुस्सा, अब ख़त्म कर लेना चाहिए। मैं भी रमेश भाई की तरह अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बिताना चाहता था। रमेश भाई को गए हुए अभी 8 दिन हुए थे और अभी 8 दिन के बाद उनको वापस भी आना था। फिर मुझे पूनम के साथ जाना था। मैं चाहता था इससे पहले पूनम के साथ दोस्ती कर लूँ। मैंने धीरे से पूनम को आवाज़ दी, लेकिन वो बड़ी गहरी नींद में सो रही थी। कमरे की खिड़की इतनी बड़ी नहीं थी कि उस खिड़की से अंदर जाकर जगा सकता, इसलिए मैंने खिड़की के कांच को खटखटाया। उठो। ये भी डर था कहीं मेरी आवाज़ माँ पापा के कमरे में न चली जाए। बड़ी मुश्किल ही सही उसने अपनी आंखें खोली, मुझे खिड़की के पास देकर वहाँ आ गई। मुझसे कहने लगी, क्या है? मैंने कहा, क्या रोज़ रोज़ का तमाशा बना लिया तुमने? चलो अपने कमरे में आओ। लेकिन ये सुनकर वह फिर से घबराने लगी। मुझसे कहने लगी, मुझे नहीं आना, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। मैंने कहा, पूनम अच्छा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ अब कोई बदतमीजी नहीं करूँगा, बस तुम मेरे साथ मेरे कमरे में आओ। लेकिन वह नामे सिर हिलाने लगी और कहने लगी, नहीं। मैं अपने कमरे में आकर अब जलने लगा था। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी तो मैंने खुद ही मार ली थी। कमरे में खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद करके सोती थी। फिलहाल खाना उसे टेबल पर मेरे साथ ही बैठकर खाना पड़ता। मम्मी पापा सामने बैठे हुए थे। जैसे ही वो खाना खाने के लिए बैठी थी, मैं उसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठ जाता। जब मेरे भाई भाभी थे तो वह उनके साथ बैठती थी। मैंने उसे कहा कि मेरी प्लेट में चावल डाल दो। उसने चावल मेरी प्लेट में डाल दिया। मैंने अपना पैर उसके पैर के ऊपर रख दिया। वह बुरी तरह से चीखी। बाकी सब भी मेरी तरफ देखने लगे। मैंने भी उस पर एक नज़र डाली। वो मेरे पाँव के नीचे से अपना पाँव हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके इस तरह चिल्लाने पर मैंने अपना पैर नहीं हटाया। गुस्से से और दबाना शुरू कर दिया। अपने पैर का अंगूठा उसके पाँव से होता हुआ ऊपर की तरफ ले जाने लगा। वह अपना पाँव पीछे करती थी, फिर मैं उसके पाँव तक पहुंच जाता था। वह इस तरह नर्वस थी। उसने खाना भी ठीक से नहीं खाया था। जब से भाभी गई हुई थी, सारा काम उसके सर पर आ गया था। माँ से पूछ पूछ कर खाना भी बना लेती थी और ठीक ही बनाती थी। रात को जब सब आंगन में थे तो वह किचन में बर्तन धो रही थी।
मैं चुपचाप किचन में आ गया। फ्रिज में से पानी की बोतल निकालकर गिलास में डालकर पीने लगा। वह बर्तन धोने में बिजी थी। पानी पीने के बाद मैं उसके बिल्कुल पीछे जाकर खड़ा हो गया और पीछे से उसे अपने बाहों में जकड़ लिया। वह बुरी तरह से डरती हुई पीछे हटी। मैंने उसका मुंह अपने हाथों से दबा दिया था और अपने बाहों में जकड़ लिया था। वह बुरी तरह से उछल रही थी, पीछे पलटकर देखने की कोशिश कर रही थी, पर मैं उसके कंधे पर अपना सर रख चुका था। मैंने कहा, मुझसे इतना भागती क्यों हो? पति हूँ तुम्हारा। कहने लगी, आकाश मुझे छोड़ो प्लीज। मैंने कहा, शराफत से आज मेरे कमरे में आ जाना। वैसे भी कल भाभी और भाई वापस आ रहे हैं, फिर तो तुम्हें मेरे साथ ही हनीमून पर जाना पड़ेगा। फिर वहाँ क्या करोगी? पूनम, अगर आज तुम मेरे कमरे में नहीं आई तो कल तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। याद रखना, गिन गिन कर बदला लूंगा तुमसे। पता नहीं क्यों मैं हमेशा उसे इस तरह अकड़कर बात क्यों करता था। मेरा ये कहना था कि वह चिल्लाने लगी। मैंने जल्दी से उसे छोड़ दिया। मम्मी पापा दोनों किचन में आ गए। कहने लगे, क्या हुआ? तो कहने लगी, कॉकरोच है माँ। कहने लगी, कहाँ है? कहने लगी, अभी सेल पर था, पता नहीं कहाँ गया। मैं समझ गया मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए उसने ये सब कुछ किया था। मैं गुस्से से अपने कमरे में चला गया। अगले दिन भाभी और भाई आ गए थे। अब तो हमारी शादी को 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन मिस पूनम थी कि मेरे काबू में नहीं आ रही थी। सबके सोने के बाद वे आंगन में तकिया रखकर लेट जाती थी। तभी मैं कमरे से बाहर आया, उसकी कलाई पकड़ी। मैंने कहा, शराफत से कमरे में चलो। कहने लगी, मैंने नहीं जाना। अगर आपने ज़बरदस्ती की तो मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। मैंने कहा, ठीक है, शौक से चिल्लाओ। ये कहकर मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था और ज़बरदस्ती उसे कमरे में ले आया और लाइट बंद कर दी। उसे बेड तक लाया ही था कि रमेश भाई की दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई और वह माँ का दरवाज़ा खटखटा रहे थे। माँ ने दरवाज़ा खोला तो कहने लगे, पुष्पा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। माँ, आकर देखिए उसे क्या हुआ है। बात कुछ ऐसी थी कि मुझे पूनम को छोड़ना पड़ा। वह भी जल्दी कमरे से बाहर निकल गई। भाभी की उल्टी नहीं रुक रही थी, बेहाल हो चुकी थी। मेरी माँ ने पूनम से कहा, जाओ नींबू पानी बनाकर लाओ। वह नींबू पानी बनाकर लाई, भाभी को पिलाया, फिर उसे डॉक्टर के पास ले गई। तब मालूम हुआ कि भाभी प्रेग्नेंट हो चुकी थी, लेकिन डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया था। खुशी की खबर तो थी, इसलिए मैं भी खुश था कि चलो चाचू बन जाऊंगा। इसलिए अब हमारा हनीमून तो कैंसिल हो चुका था, क्योंकि सारे काम की जिम्मेदारी पूनम पर पड़ चुकी थी। भाभी को कमरे तक खाना भी वही लेकर जाती थी, संभालती भी वही थी, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। पूरा दिन वह घर में घनचक्कर बनकर रह जाती थी। अब तो मुझे उस पर तरस आने लगा था। बहुत कम उम्र में उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आन पड़ी थी। फिर उस पर मेरा उसके साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं था। मुझे खुद पर भी अफसोस होने लगा। बेचारी थक जाती थी, फिर उसे सोफे पर सोना पड़ता था। एक दिन मैंने उसे कहा कि देखो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा, लेकिन प्लीज़ बेड पर आराम से सो जाया करो, कुछ नहीं कहूँगा तुम्हें। कहने लगी, लाइट तो बंद नहीं करोगे? मैंने कहा, नहीं करूँगा लाइट बंद। उसके बाद से मैं किचन में भी उसके साथ काम में मदद करवा देता था। एक दिन मैंने उसे कहा, पूनम मुझसे दोस्ती करोगी? कहने लगी, नहीं, मुझे आपसे दोस्ती नहीं करनी, आप अच्छे इंसान नहीं हैं। मैंने कहा, क्यों? मैं क्यों अच्छा इंसान नहीं हूँ? अब तो मैं तुम्हारी हेल्प भी करता हूँ। वह कहने लगी, वह तो करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे आपसे डर लगता है। मैंने कहा, देखो, अब तुम्हें मुझसे डर नहीं लगेगा, मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा ना, इसलिए। कहने लगी, आप मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती या बदतमीजी तो नहीं करेंगे ना? उस दिन जो तुमने किया था तो मेरा सांस भी रुक गया था। मैंने कहा, अब मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, तुम बस मुझसे दोस्ती कर लो। कहने लगी, मेरे करीब तो नहीं आओगे? मैंने कहा, नहीं, करीब नहीं आऊँगा जब तक तुम नहीं चाहोगी। वह मेरी बात मान गई। अब मुझसे बातें करने लगी। अब तो बहुत हंसी मजाक भी कर जाती थी, मौज मस्ती भी हो जाती थी। रात को जब सारे काम से फ्री होती तो मैं उसे मोटरसाइकिल पर बाहर ले जाकर उसे आइसक्रीम भी खिलाकर लाता। काफ़ी अच्छी लड़की थी। मैं अब मान चुका था कि अनजाने में मैंने उसके साथ गलत कर बैठा था। 9 महीने का टाइम भी बीत गया था। भाभी को एक बार बहुत दर्द उठा। माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे और पूनम को भाई भाभी के साथ जाना पड़ा। हम दोनों बहुत इंतजार में थे, देखो क्या होता है, बेटा या बेटी। लेकिन जब डॉक्टर ने बाहर आकर हमें एक ऐसी खबर सुनाई कि हमारे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। वह कहने लगे, मिस्टर रमेश, आपका बेटा हुआ है, लेकिन आपकी पत्नी को हम नहीं बचा सके। ये सुनना था कि हमें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता था? रमेश भाई तो यूं थे जैसे सांस लेना भूल गए हों। यही हाल पूनम का भी था। कहने लगे, डॉक्टर, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो ठीक थी। तभी वो कहने लगे कि उसका बीपी शॉर्ट हो गया था, इसलिए सब कुछ बहुत आनन फानन में हो गया।
हम पर तो जैसे मुसीबत टूट पड़ी थी। पूनम और भाई की सबसे बुरी हालत थी। पहली बार मैंने भाई को यूं फूट फूट कर रोते हुए देखा था। मैं खुद कुछ नहीं समझ पा रहा था ये सब कैसे हो गया था। एक तरफ मैं भाई को संभाल रहा था, दूसरी तरफ पूनम को, लेकिन दोनों ही मेरे काबू से बाहर थे। ये खबर जब मैंने पापा को सुनाई तो वह भी परेशान हो गए। मम्मी पापा दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। अभी तक बच्चा नर्स के पास ही था क्योंकि मैं तो उन दोनों को संभालने में लगा हुआ था। माँ आई तो पूनम उनके गले लगकर रोने लगी। ये खबर जब पूनम के मायके में गई तो उन पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। फिलहाल वक्त था जो गुजर गया, लेकिन हमारे घर की तो जैसे खुशियां ही खत्म होकर रह गई थी। उस मासूम बच्चे को पूनम संभालने लगी। वह चुप चुप सी हो गई थी। उसका सारा बचपन पहले की तरह हंसना बोलना जैसे खत्म सा हो गया था। मेरा भाई भी बिल्कुल चुप रहने लगा था। उससे बात करो तो लगता था अभी रो पड़ेंगे। एक मैं था जो भाई को तसल्ली देता था। 2 महीने बीत गए थे। मुझे लगता था जैसे पूनम अपनी उम्र से काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है। रात को जब वो थकी हारी आकर बेड पर बैठती, चिंटू रोने लगता। रमेश भाई का बेटा था, वह उसे चुप करवाने लगती। अब तो मुझे उस पर तरस आने लगा था। मैंने कहा ऐसा करो, उसे मुझे दे दो, तुम सो जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। उसकी आंखें नींद से भरी रहती। कहने लगती चिंटू आपसे चुप नहीं रहेगा, मेरे पास ही ज़्यादा रहता है। मैंने कहा मैं उसको पकड़ लूँगा। इसी तरह 1 साल का वक्त भी बीत गया और मैं पूनम के लिए तरसता रहता था। लेकिन पूनम को तो घर से फुर्सत नहीं मिलती थी। वह सभी घर को संभाल रही थी। ऐसे में पूनम के मायके में एक और मुसीबत आन पड़ी थी। पूनम का बड़ा बहनोई, जो कि एक कार हादसे में उसकी मौत हो गई थी, वह सभी वहां पर चले गए और रोने पीटने लगे। एक ही साल में पूनम के मायके में 2 मौत हो गई थी और ये किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बहुत जल्द उसकी बड़ी बहन को उसके ससुराल वाले ने उसको मायके भेज दिया था और कहा कि हम इसका खर्चा नहीं उठा पाएंगे। इसी तरह मेरे घर वाले और पूनम के घर वाले एक साथ इकट्ठे हुए और रमेश भाई की शादी पूनम के विधवा बहन से करा दी गई। पूनम के विधवा बहन के 2 बच्चे भी थे। हमने उस बच्चे को भी अपना लिया था। इस तरह पूनम मेरे करीब और आ गई, क्योंकि ये आइडिया मैंने ही दिया था। अब वो मुझसे प्यार भरी बातें करने लगी थी और मेरे करीब भी आने लगी थी। अब बहुत समझदार हो गई थी और जज्बातों को भी समझने लगी थी और वह भी मुझसे प्यार भरी बातें करने लगी थी। इस तरह हम दोनों का एक दिन मिलन हुआ और इस तरह हम 2 जिस्म एक जान हो गए थे। 6 महीने के बाद ही पूनम भी प्रेग्नेंट हो गई। पूनम की बहन बहुत अच्छी थी। रमेश भाई उसको बहुत खुश रखते थे और उसके दोनों बच्चों को भी बाप का नाम देकर बड़ा कर रहे थे। इधर चिंटू भी बड़ा हो रहा था। इस तरह हमारा हंसता खेलता परिवार फिर से एक बार मुस्कुरा उठा था। पूरे 9 महीने के बाद पूनम ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था, जिससे मेरी खुशियों में 4 चांद और लग गई थी। मेरी पत्नी पुरानी बातों को याद करके बहुत मुस्कुराती थी। कहती थी उस वक्त मेरे अंदर बहुत नादानी थी। अब तो वह जब भी मेरे करीब आती है तो मेरी प्यास और बढ़ जाती है। हर दिन ऐसा लगता है वह बिल्कुल अभी जवानी के दहलीज पर है। वह इस तरह मुझ में समा जाती है कि सारी रात भी उसके साथ प्यार करो तो कम पड़ जाए। वह मुझे पागल कर देती है। मुझे उसकी अदाएं बहुत भाती है। वे आज भी पहले दिन की तरह शर्माती है और उसका शर्माना मुझे इस तरह पागल कर देता है और उसकी आहें मेरे दिल में गुदगुदी पैदा कर देती है और वे आग बनकर मुझ पर बरस पड़ती है। हमारी मोहब्बत के लिए रात छोटी हो जाती है। मैं अब अपने शादीशुदा ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ, लेकिन पुराने दिनों को सोचकर बहुत शर्मिंदा हो जाता हूँ। पूनम की विधवा बहन भी मेरे भाई के साथ शादी कर बहुत खुश रहती है। उसका कहना है कि मेरे पहले ससुराल से ये ससुराल बहुत अच्छा है। यहाँ पर मेरी बहुत इज्जत की जाती है और मेरा भाई भी उनकी बहुत इज्जत करता है। कभी कभी भगवान ऐसी किस्मत लिख देता है जो कभी हम अपने सपने में भी नहीं सोचते, और हमारे लिए जो भगवान हमारी किस्मत में लिखता है वही अच्छा होता है। मेरी ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? क्या मैंने पूनम के साथ शुरू में जो किया था वह ठीक था? मैं कहाँ 2 बहनों के एक घर में आने से नाराज़ था। उस हादसे के बाद तो हमें तीनों बहनों को इस घर में लाना पड़ा। मैं इस मामले में गलत था या सही? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस तरह के बाल विवाह राजस्थान में, बिहार में होते रहते हैं। इस तरह की आप बीती आप लोगों को ज़रूर सुनने को मिल जाएगी। लेकिन मेरी आप बीती आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं और पूनम आज बहुत खुश हैं। मैं अपनी पिछली ज़िंदगी को सोचता हूँ तो मुझे बहुत दुख भी होता है और खुशी भी होती है। अगर कुछ बुरा हुआ है तो फिर अच्छा भी तो हुआ था। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।